हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पीछे के लेक्चर में हम लोग क्या जानते, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी के बारे में जाने थे हम लोग। वहाँ हम लोग देखे थे मोबिलिटी में कि किसी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें जाने थे हम लोग। अब पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का एक फंडामेंटल लॉ है। इसे सबसे पहले जॉर्ज सीमन ओम ने दिया था 1828 ईस्वी में। उन्होंने कहा क्या था इस लॉ में कि जैसे कोई भी वायर है, अगर उसका हम फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख दे। फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब क्या है, जैसे में टेम्परेचर हो गया, वायर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, अगर इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रख दे, इनमें कोई चेंजिंग ना आने दें हम। जैसे कभी कभी होता है कि वायर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है, तो वायर को टेम्परेचर को रिमेन हम क्या करें, कांस्टेंट करके रखें, हम हॉट नहीं होने दें। उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ना बदले हम, जैसे कि लेंथ हो गया वायर का या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना चेंज करें, हम वो सबको कांस्टेंट रख दे। तो जो वायर में अप्लाइड करेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी बात को हमने लिख दिया। देखो, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वाज गिवन बाय जॉर्ज सीमन ओम इन 1828 ईस्वी में। उन्होंने कहा क्या, द फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिमेनिंग अनचेंज, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। यानी इस स्टेटमेंट को अगर हम वन वर्ड में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भी प्रोपोर्शनल टू आई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। अगर इसको ऐसे लिखा जाता रेसिप्रोकल में करके तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता, बट यहाँ पर बोला कि जो करेंट होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये नहीं हो सकता, भी प्रोपोर्शनल टू आई होगा। कई बार देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये चीज ना लिखा हुआ रखे, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू भी लिख देते हैं। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट दोनों जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बदल जाता है। जहाँ भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो वहाँ एक हम कांस्टेंट का यूज करते हैं उसको हटाने के लिए, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगर भी प्रोपोर्शनल टू आई है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का हटेगा तो इसके बदले कांस्टेंट टर्म आएगा आर, जो रेजिस्टेंस कहलाएगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। बट अगर आई प्रोपोर्शनल टू वी लिखते हैं तो फिर वो वहाँ पर आर नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, देखिए जी आएगा। जी को कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है, बट इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक से, इसको हटा देते हैं। हमें यहाँ से मतलब है मेनली भी प्रोपोर्शनल टू आई से, जहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा, जिसको सिंपली रेजिस्टेंस बोलेंगे या इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आई क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि भी इक्वल टू आई इंटू आर हुआ, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से, तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, आप याद कीजिए 10th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे, y बराबर mx का ग्राफ। जब वहाँ y बराबर mx का ग्राफ पढ़े होंगे आप, तो वहाँ पर आपको दिखाया गया होगा y बराबर mx के ग्राफ में जो ग्राफ का लाइनिंग होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास होता है। ठीक ओम्स लॉ में भी ऐसा ही होता है। जो v प्रोपोर्शनल टू i का ग्राफ है, यानी कि v इक्वल टू आई इंटू आर का ग्राफ होता है, वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं रहता है यहाँ पर, लेकिन बट स्ट्रेट लाइन रहता है। यही ग्राफ क्या होता है, आगे जा कर के, अभी जो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक ही लीनियर है, आगे जाके नॉन लीनियर हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है, हल्का बेंड हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, जैसे कंटिन्यूसली जब वायर से पोटेंशियल अप्लाई होता है ना, तो वायर हॉट हो जाता है, और वायर हॉट हो जाने के चलते क्या होता है कि ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है, लीनियर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
वैसी स्थिति में ओम्स लॉ फेल्योर हो जाते हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ ओम्स लॉ फेल्योर हो जाते हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी बेसिकली हम लोग ओम्स लॉ के बारे में ही जानेंगे। तो हमने यहाँ पर बना दिया, ग्राफ लिख दिया यहाँ पर कि ग्राफ क्या होगा, इसका स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो जो ग्राफ का स्लोप है, स्लोप को टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस ग्राफ का स्लोप यहाँ पर जो बेंडिंग होगा, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब देखो यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा था, ठीक है, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर, तो ये ओमिक रजिस्टर होता क्या है, एक्चुअली में ओमिक रजिस्टर हो या ओमिक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को कहते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। हम क्या बोले, ओम्स लॉ कहीं कहीं पर क्या होता है, फेल्योर हो जाता है। अब जहाँ पर ओम्स लॉ फेल्योर हो जाएगा वो ओमिक कंडक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो वहाँ पर ओम्स लॉ फेल्योर नहीं होगा वो ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर कहेंगे। और ओमिक कंडक्टर के लिए ही ये ग्राफ सिर्फ लीनियर रहता है, मतलब स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। जब ओमिक कंडक्टर नहीं रहेगा तब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दूसरा बात है रेजिस्टेंस का। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को अपोज करता है, ठीक है। अगर इसका सिंपली डिफिनेशन दें हम, तो डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा R बराबर V बटा I, ठीक है। तो इससे एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस क्या है भाई, तो रेजिस्टेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को कहते हैं हम लोग। तो उसी को लिख दिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैथमेटिकली लिख के दिखा दिए, R इक्वल टू क्या होगा, V बाई I होगा। इसका SI यूनिट क्या हो सकता है, तो देखो पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ओम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ओम को, ओमेगा सिंबल होता है इसका, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन साइन होता है ओम्स के लिए, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसका जो वैल्यू होगा वो V और I पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो करंट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल था। मतलब कि अगर पोटेंशियल डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, पोटेंशियल ट्रिपल होगा तो करंट भी क्या होगा, ट्रिपल होगा। तो यहाँ पर तो फिर रेशियो हमेशा सेम ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यह प्रश्न उठता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करेगा, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके फिजिकल कंडीशन पर। जैसे में क्या है, लेंथ ऑफ वायर पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब थिकनेस हो गया आपको। मटेरियल ऑफ वायर, किन जो वायर आप यूज कर रहे हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का है या एल्युमिनियम का है आपको, या कॉपर का है या सिल्वर का है, उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा। चौथा क्या है, टेम्परेचर ऑफ वायर, वायर का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जनरली टेम्परेचर चेंज होने पर। इन सब फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। अब किस तरह से इन सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो बताते हैं हम इसके बाद, नेक्स्ट बोर्ड लिखने के बाद। देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ तक बात किए थे कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। हमने जाना था कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है मेनली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ वायर पर, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर पर, और तीसरा मटेरियल ऑफ वायर पर, और चौथा टेम्परेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस पर कैसे डिपेंड करता है हम लोग को ये चीज़ों को जानना है इनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं लेंथ ऑफ वायर पर। अगर वायर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा।
आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब घर में मोबाइल आप चार्ज करते थे तो एक बड़ा केबल वाले चार्जर से मोबाइल चार्ज कीजिए, उसी मोबाइल को एक छोटा केबल वाले चार्जर से चार्ज कीजिए तो पता चलेगा छोटा केबल वाले से मोबाइल जल्दी चार्ज होता है, पहले चार्ज होता है, फास्टर चार्ज होता है। अब बड़ा केबल वाला से क्या होता है, मोबाइल थोड़ा स्लो चार्ज होता है, थोड़ा देर से चार्ज होता है। इसका मतलब क्या था कि जब लेंथ ज़्यादा था तो रजिस्टेंस ज़्यादा था, और रजिस्टेंस ज़्यादा था तो करेंट क्या कर रहा था, फ्लो करने में अपोज हो रहा था, क्योंकि रजिस्टेंस करेंट को अपोज करता है। लेकिन जब लेंथ कम था तो रजिस्टेंस कम हुआ, और रजिस्टेंस कम हुआ तो करेंट का फ्लो बहुत अच्छे ढंग से हुआ, जिससे मोबाइल फास्ट चार्ज हुआ। तो लिख दिए कि जो लेंथ ऑफ वायर का क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, लैंग्वेज में लिख दिए रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। दूसरा है एरिया। एरिया की बात करें तो एरिया पर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स वायर का थिकनेस जितना ज़्यादा रहेगा रजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम रहेगा, और रजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम रहेगा करंट उतना इजीली फ्लो करेगा। आप देखिए अपने घर का मतलब वही चार्जर कोई ले लीजिए, पतला वाला तार का चार्जर से चार्ज कीजिए मोबाइल, एक मोटा तार के चार्जर से मोबाइल चार्ज कीजिए आप, तो मोटा वाला से तेज़ी से चार्ज होगा। तो हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि रजिस्टेंस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के। और देखो थर्ड फैक्टर क्या था, आपको हो गया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। कह सकते हम लोग कि टेम्परेचर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा फैक्टर था आपको मटेरियल। मटेरियल मतलब आप जो वायर यूज कर रहे हो किस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का। अगर सिल्वर का रहेगा तो सिल्वर आप लोगों को पता है कि बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। अदर मटेरियल का यूज कीजिएगा तो उससे लो कंडक्टर रहेगा, बेस्ट कंडक्टर नहीं रहेगा। इस तरह से इन चारों फैक्टर पर क्या होता है, रजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अगर जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हम लोग इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे रजिस्टेंस के बारे में। वहाँ हम लोग जाने थे कि रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा और रजिस्टेंस का वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका SI यूनिट्स के बारे में जाने थे। ये सब बेसिक नॉलेज लिए थे वहाँ रजिस्टेंस का। थोड़ा यहाँ बेसिक नॉलेज लेंगे रजिस्टिविटी, क्योंकि रजिस्टेंस से ही रिलेटेड होता है रजिस्टिविटी, इसलिए कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में जानेंगे, रजिस्टिविटी के बारे में। देखिए सबसे पहले बताते हैं आपको रजिस्टिविटी क्या होता है। जैसे रजिस्टेंस क्या था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता था कंडक्टर में, तो उसी तरह से रजिस्टिविटी भी होता है, वो स्पेसिफाइड मटेरियल के पास होता है जो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को अपोज करता है। अगर किसी मटेरियल का रजिस्टिविटी हाई है दैट मीन्स रजिस्टेंस भी हाई होगा उसका, और जब रजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा, उसमें कम फ्लो होगा, ये चीज़ होगा। हमने डिफिनेशन लिख दिया रजिस्टिविटी का कि मेजर ऑफ द resisting power of a specified material to the flow of an electric current। तो क्या है कि जो रजिस्टिंग पावर को मेजर करे उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रजिस्टिविटी कहते हैं। रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। जो रो वर्ड है उसको इस तरह से लिखा जाता है, पी की तरह होता है, ये इससे डिनोट करते हैं हम लोग रजिस्टिविटी को। आपको हम बताए थे रेजिस्टेंस में कि जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, ये प्रीवियस वीडियो में बताया गया था आपको। और क्या होता है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया का। अगर आप इक्वेशन 1 को और 2 को कंबाइन कर दो तो कुछ ऐसा मिलेगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जहाँ पर भी ये प्रोपोर्शनल का साइन आता है
तो उसको रिमूव करते हैं हम लोग, तो उसके बदले एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा रो, यही है जो रजिस्टिविटी को इंडिकेट करता है, यही टर्म। रजिस्टिविटी का एक और नाम दिया गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो हमने यहाँ लिख दिया, आर क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है रजिस्टिविटी, या बोल दीजिए आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल क्या है लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ये होता है। अगर ये जो रजिस्टिविटी है इसके वैल्यू की बात करें हम, तो इसका वैल्यू किसी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल के लेंथ पर, एरिया पर, इस सब से इंडिपेंडेंट होता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मटेरियल के नेचर कहने का मतलब क्या है, आप देखे होंगे कुछ मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं सेमी कंडक्टर होते हैं, कुछ एलॉयज होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, इस तरह से डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। तो जो इंसुलेटर मटेरियल होंगे उनका रजिस्टिविटी हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है, और जिसके चलते उनका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है। अगर हम बात करें कंडक्टर का तो उनका रजिस्टिविटी लो होता है, इसके चलते उनका रेजिस्टेंस भी लो होता है। अब उसमें भी क्या है कि मान लो सपोज दैट कंडक्टर है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, आयरन हो सकता है, तो जिस टाइप का मटेरियल रहेगा रजिस्टिविटी उसी टाइप का होगा उसका। अगर आयरन है तो उसका रजिस्टिविटी कुछ और होगा, सिल्वर है तो उसका रजिस्टिविटी आयरन के रेस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये चीज़ है आपको। अब देखो यहाँ पर R बराबर जैसे फॉर्मूला है आपको रो इंटू एल बटा ए। आप कंपेयर करो, यदि इस एल जो लेंथ है वायर का 1 यूनिट हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए वह भी क्या हो जाए आपका 1 यूनिट हो जाए, तब क्या होगा? तब देखो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा आपको। हमने यहाँ लिख दिया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 1 यूनिट, लेंथ भी हो गया 1 यूनिट। आपने क्या जाना था R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब इसके जगह पर 1 पुट कीजिएगा, इसके जगह पर भी 1 पुट कीजिएगा, तो क्या बचेगा R बराबर रो आ जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, तो हमने कर दिया R बराबर रो। यानी हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टिविटी है या बोलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल का, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकता है कब? जब रेजिस्टेंस का लेंथ क्या हो 1 यूनिट हो और एरिया क्या हो 1 यूनिट हो, तब रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। रजिस्टिविटी के एसआई यूनिट क्या होगा, इस पर बात करते हैं हम लोग। तो देखो एसआई यूनिट क्या होगा रजिस्टिविटी का, देखिए आप लोग देखिए कि R बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। तो रो बराबर क्या आएगा आपको R इंटू ए बाई एल, ये फॉर्मूला आएगा आपको। अब यहाँ पर आपका एसआई यूनिट को पुट करो, जैसे कि R रेजिस्टेंस है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या आएगा आपको रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट आएगा ओम मीटर। ओम मीटर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओम को ओमेगा से, मीटर को एम, ओम मीटर। ये हो गया आपको रजिस्टिविटी का एसआई यूनिट या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हो गया। अब ये जितना बेसिक टर्म्स पढ़े हम लोग, इस पर एक बेसिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए हम पहले ही बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे पहले डाटा पर, क्या क्या डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे क्लासिफाइड कर लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लाएगा उसे हम लोग लगाएंगे। देखिए कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर 1 मीटर लॉन्ग, मतलब वायर का लेंथ दिया हुआ है या 1 मीटर, हमने लिख लिया 1.0 मीटर है, सिग्निफिकेंट डिजिट का यूज किया गया है। 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर, वायर का डायमीटर दिया गया है 0.4 मिलीमीटर। देखो वायर का लेंथ मीटर में है, डायमीटर मिलीमीटर में है, तो पहले हम डायमीटर को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम।
तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ये हो गया आपको डायमीटर है। चलो इसको रेडियस निकाल लेते हैं इससे हम। इसका रेडियस कितना आएगा, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 0.2 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया। फिर क्या बोलता है, एंड हैविंग रेजिस्टेंस 2.0 ओम, रेजिस्टेंस 2.0 ओम है। चलो कैपिटल आर हो गया आपको 2.0 ओम। जो जो डिजिट दिया हुआ था हमने इसको क्लासिफाइड कर लिया। पूछा क्या है हमसे, रजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट किया गया है, यहाँ से हो सकता है आपको R × A/L। अब क्या कीजिए, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देखिए तो क्या आएगा आपको, रो का रो, R के जगह पर 2 ओम है, 2 ओम लिख दिया। A क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मतलब वायर का थिकनेस। इसके लिए क्या लेंगे हम, तो πr², और लेंथ के जगह पर पुट कर देंगे लेंथ को 1.0 मीटर। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 रखे, पाई का वैल्यू होता है 3.14, और आर के जब क्या रखेंगे हम 0.2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्योंकि r² था, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हम 1.0 मीटर।